कुछ देर हाल पर सन्नाटा सा छाया रहा। नवाब तैमूर का सर चकरा गया। ये आप क्या कह रहे हैं? शहरयार को कैसे पता कि महरू नहीं नहीं, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने गौर से शहरयार की तरफ देखा, जो सर झुकाए बैठा था। मैं यही बात शहरयार की ज़ुबान से सुनना पसंद करूंगा। शहरयार ने नफ़ी में सर हिलाया। आपने ये अंदाज़ा कैसे लगाया? ये आपका वहम है? हाँ, मेरा वहम भी हो सकता है, मगर आज मैं नवाब साहब की इजाज़त से उस कमरे में गया था जिसमें मेहरून ने कुछ हफ्ते गुजारे थे। सबसे पहले मुझे उस कमरे में बसी खुशबू कुछ मानूस सी महसूस हुई, जैसे रंगों की मखसूस बू में किसी परफ्यूम की मिलावट कर दी जाए। यह एहसास सिर्फ चंद लम्हों के लिए हुआ, क्योंकि कमरा बहुत दिनों से बंद था और जैसे ही मैंने बाहर का और बालकनी का दरवाज़ा खोला, बाग से आती हुई इस खुशबू को फौरन उड़ा ले गई। और जब मैंने बालकनी से बाहर झांका, दूर बाग में मुझे एक गोशे में रखा तुम्हारा पुराना कैनवस स्टैंड दिखाई दिया, जो बाहर पड़े पड़े बारिशों मौसम की सख्तियों से खासा बेरंग बदनुमा हो चुका है। तभी मुझे ये एहसास हुआ कि तुमने बिमला की तस्वुर को किसी रोज अचानक ही अपने सामने जिंदा खड़ा देख लिया था। ये वही कमरा था जहाँ कभी बिमला रहती थी, और फिर मेहरू को भी इस कमरे में रखा गया। जिन तस्वीरों में लड़की के माथे पर बिंदिया है वो सारी बिमला की हैं, लेकिन जिन चंद तस्वीरों में बिंदिया माथे पर नहीं और बाल मखसूस अंदाज में पीछे चुटिया की सूरत बांधने के बजाय खुले छोड़ गए हैं, वो मेहरू की तस्वीर है। और उसकी और उसके कमरे में पाई जाने वाली रंग और इत्र की मिली जुली खुशबू तुम्हारे कपड़ों से आती है। ये तुम्हारा कोई ख़ास परफ्यूम है जो तुम इस्तेमाल करते हो, और जब भी तुम्हें मौका मिलता है तुम सबसे नज़र बचाकर उस कमरे में जाते हो, चाहे हफ्तों बाद ही सही। लेकिन अगर तुम्हें अब भी इस बात से इनकार है तो मैं दोबारा अपनी बात नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक सच्चा आर्टिस्ट कभी झूठ नहीं बोल सकता। कमरे में खामोशी छा गई। नवाब तैमूर ने बेचैनी से पहलू बदला। कुछ लम्हों बाद शहरियार ने सर उठाया तो इसकी पलकें भीगी हुई थी। आपका अंदाजा दुरुस्त है, वो दूसरी लड़की जो मेरी तस्वीर में किसी का इंतजार कर रही है वो मेहरू ही है। नवाब तैमूर हैरत और इस्तेजाब की कैफियत में बहुत जोर से चिल्लाया। क्या? शहरयार तुम? मैंने आंखों आंखों में नवाब से खुद पर काबू रखने की दरख्वास्त की, मगर उसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर गुजरे। शहरयार की कहानी मुख्तसर थी। उसने बताया कि बाप के आए रोज़ के तानों और माँ की बेजा फिक्रों परेशानियों से घबरा कर उसने सारा सारा दिन खुद को कमरे में बंद रखना शुरू कर दिया था, ताकि ना वो बाप के सामने आए, ना बाप उसे नफसियाती मरीज, नाकारा, नालायक होने के ताने दे। उसे पेंट भी करना होता तो वो रात के आखिरी पहर कमरे से निकलकर अपनी बालकनी या बाग वगैरह की तरफ निकल जाता, और सुबह धूप निकलने से ज़रा पहले तक पेंट करके कमरे में वापस आ जाता। एक दिन वो इसी ज़हनी दबाव में सुबह सवेरे महल के इस ममनुआ हिस्से की तरफ निकल आया, और जहाँ जाने पर उन दिनों सख्त पाबंदी थी। वो फजर से कुछ देर पहले का वक्त था। मुहाफ़िज़ भी थकारे सोए पड़े थे। वैसे भी बाग के इन दरमियानी रास्तों तक घर वालों की सिवा किसी की रसाई नहीं थी, और घर में था ही कौन? नवाब बेगम और शहरयार। शहरयार टहलते टहलते नवाब की खास मेहमान खाने की पिछली सिमत वाले बाग में आ निकला। इरादा तस्वीर कशी ही का था, लिहाजा उसने एक सुनसान गोशा चुना। ईज़ल पर कैनवस सजाया। सुबह की रोशनी अभी रात के अंदर अंधेरे की पकड़ में थी। हवा हल्की और खुशगवार थी। शहरयार को सुबह का ये इब्तदाई वक्त मुसव्वरी के लिए बहुत पसंद था। उसने ब्रश उठाया और तभी इसकी नज़र दूर खुलती मेहमान खाने के किसी कमरे की बालकनी पर पड़ी। शहरयार के हाथों से ब्रश ब्रश गिर गया। ये तो वही थी बिमला, मगर वो और इसका खानदान तो रात के वक्त शहरयार को दिखाई देते थे, इस वक्त कैसे? शहरयार ने 3-4 बार पलकें झपकाई कि कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, या इसका तख़य्युल इतना ज़ोरावर हो गया कि अब सुबह के उजाले में भी उसे ये ख्याल दिखाई देने लगे हैं। लेकिन नहीं, ये कोई वाहिमा नहीं। उस लड़की की उदास नज़रें किसी को ढूंढते ढूंढते अचानक शहरयार पर पड़ी, तो वो घबरा कर घूंघट निकाल कर फौरन अंदर कमरे की तरफ पलट गई। और तभी शहरयार भी होश में आ गया कि ये तो कोई जीती जागती लड़की है, जो उसे देखकर घबरा कर अंदर भाग गई। शहरयार ने उसे देखकर बहुत बेचैन हो गया, और फिर अगले रोज़ वो दानिस्ता उसी वक्त उस जगह उस
अनजान लड़की का मुंतज़िर खड़ा था। उसके बाद तो ये इंतज़ार उसका मामूल बन गया। पहले पहल तो वो लड़की उसके डर से बाहर नहीं आई, मगर फिर उसकी मजबूरी ने उसे इशारों कनाइयों में शहरयार से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। उसने शहरयार के लिए एक कागज़ पर मुख्तसर पैगाम लिखकर नीचे फेंका कि वो यहाँ कैद है, और शहरयार से मन्नत की कि वो उसके यहाँ से निकलने में मदद करे। चूँकि महल के मुहाफ़िज़ और नौकर शहरयार की रातों में मर्डर गश्त और दीवानों की तरह इधर-उधर भटकने की आदत से पहले ही वाकिफ़ थे, लिहाज़ा किसी को शक भी नहीं गुज़रा कि शहरयार यूँ आधी रात को अचानक बिना बताए किसी गोशे की तरफ निकल जाता है। धीरे-धीरे वो लड़की शहरयार के दिल में घर करती चली गई। इस बेचारी को तो ये भी मालूम नहीं था कि वो जिस ज़ालिम की कैद में है वो कोई और नहीं, खुद शहरयार का अपना बाप है। शहरयार जानता था कि महल की संगीन पहरेदारी से मेहरू को निकालना तकरीबन नामुमकिन है, मगर उसने मेहरू से वादा कर लिया था कि वो उसे उसकी मोहब्बत से मिलवाने के लिए जो मुमकिन हुआ कर गुजरेगी। शहरयार ने बालकोनी में डालने के लिए रस्सी का इंतज़ाम तो कर लिया था, मगर ये कमंद डालकर वो इस कैदी शहजादी को छुड़वा कर ले भी जाता तो कहाँ। तभी उसे पता चला कि उसका बाप चंद दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है। शहरयार उसी दिन के इंतज़ार में रुका हुआ था, और फिर अगले रोज़ फजर की अज़ानों से पहले महल के पिछले हिस्से में स्टाफ क्वार्टर में से एक क्वार्टर के दरवाजे पर 3-4 बार हल्के अंदाज मगर उजलत और घबराहट में किसी ने दस्तक दी। मकीन ने परेशानी में दरवाज़ा खोला तो बाहर अपने शागिर्द शहरयार को एक घबराई हुई लड़की के साथ खड़े देखकर खुद उस्ताद अकबर के होश उड़ गए। शहरयार ने बिना कुछ कहे तेजी से मेहरू को घर के सहन में धकेला और खुद अंदर आकर अपने अतालिक को सारी बात अलग से ये तक सुना दी। अकबर ने बचपन से लेकर आज तक शहरयार को अपने शागिर्द नहीं बेटा मानकर उसकी परवरिश की और तरबियत की थी, मगर आज वो अपने उस्ताद से बहुत बड़ी कुर्बानी की भीख मांग रहा था। उस्ताद अकबर को अच्छी तरह पता था कि उस लड़की तो अपने घर में पनाह देने का क्या अंजाम हो सकता है, मगर शहरयार के अपने सामने बंधे हाथ वो चाह कर भी नहीं खोल पाया, क्योंकि उसका शागिर्द उसे बहुत प्यारा था। वैसे भी अब वो रिटायर हो चुका था और महल से इसकी रुखसती की तारीख मुअय्यना महीना भर पहले ही तय हो गई थी। वो सिर्फ नवाब तैमूर की वापसी का इंतज़ार कर रहा था कि आखिरी बार इसने मिलकर हमेशा के लिए रुखसत होकर अपने आबाई कस्बे मुंतकिल हो जाए। वो नवाबपुर से 2 दिन तक की दूरी और मुसाफरत पर था। उस्ताद अकबर के घर में उसकी बीवी और जवान बेटी, बस कुल यही 3 फर्द थे। अब मसला ये था कि इस चौथे रुकन यानी मेहरू को कहाँ छुपाया जाए और महल से कैसे निकाला जाए। स्टाफ क्वार्टर के लिए महल की पिछली सिमत भी एक छोटा सा गेट था, जिसे आम स्टाफ खुद और इनके आने जाने वाले मुलाकाती और मेहमान दिन के वक्त इस्तेमाल करते। रात को ये गेट बंद कर दिया जाता था। दिन और रात दोनों औकात में वहाँ भी मुहाफ़िज़ अकबी दरवाजे के साथ बने एक गार्ड रूम में हम्मा वक्त मौजूद रहते। दिन को तो सरी जायज़ा लिया जाता, मगर रात को इशा के बाद जब वो छोटा दरवाज़ा बंद हो जाता, तब अगर किसी को महल के अंदर आना या जाना होता तो उसका बाकायदा एक रजिस्टर में इंदराज करवाना ज़रूरी था। उस्ताद अकबर की बीवी और बेटी दोनों घर से निकलते वक्त बुर्का ओढ़ा करती थीं, और ये बात सभी के इल्म में थी। उस दिन धूप निकलते ही उस्ताद की बीवी और बेटी बाकी आती जाती औरतों को किसी टोली में बाजार से सौदा सलफ लेने निकली, लेकिन किसी को ये खबर न हुई कि उन 2 साहब बुर्कों में मलबूस औरतों में से एक मेहरू है, जिसे अकबर की बेटी शाइस्ता का बुर्का पहना कर आती जाती और औरतों के जुर्मट में बाहर निकाला गया। मेहरू को अकबर की बीवी ने अपने एक मुंह बोली बहन के घर पहुंचाया, जो करीबी बाजार से परे एक महल्ले में था, और उज़र ये पेश किया कि मेहरू उसके रिश्तेदार है, अपने घर वालों से नाराज़ होकर बिना बताए चली आई है, और शोहर की नाराज़गी के डर से वो फ़िलहाल मेहरू को अपने घर नहीं ले जा सकती। एक आध दिन में अपने घर वाले को सारी सूरत हाल बताकर वो मेहरू को अपने साथ ले आएगी। महल वापसी के लिए भी अकबर की बीवी ने यही तरीका इस्तेमाल किया और चंद महल्लेदार औरतों को दूसरी टोली में शामिल होकर बाजार से चंद चीज़ें खरीद कर इन्हीं के सामने के साथ महल के पीछे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए, और किसी को ये खबर न हो सकी कि जाने वाली 2 में से वो एक ही वापस लौटी है।
دھوپ چڑھتے ہی جب نواب کی خاتمہ نے تیسری چوتھی مرتبہ جا کر مہرو کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، جس کے مہرو روزانہ رات کو سوتے وقت اندر سے کنڈی لگا لیتی تھی، مگر گھنٹہ بھر گزرنے کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو خادمہ نے شور مچا دیا۔ نوکروں نے لاک توڑ کر اندر دیکھا تو وہاں مہرو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ چاروں طرف ہلچل سی مچ گئی۔ نواب بیگم کے بھی ہوش اڑ گئے۔ فوراً مہرو کی تلاش میں کھوجی دوڑائے گئے، مگر مہرو تو جیسے ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئی تھی۔ تیسرے دن نواب بھی واپس محل پہنچ گئے اور یہ قیامت خیز خبر سنتے ہی محل میں جیسے ایک بھونچال سا آ گیا۔ اندر ایک ایک گھر، ایک ایک کمرہ، کونا کھدرا چھان لیا گیا۔ عملے کے کوارٹرز کی بھی بیسیوں مرتبہ تلاشیاں لی گئی۔ پہرے پر موجود محافظوں کو نہ جانے کو تہہ خانے میں بند کر کے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، مگر مہرو کی خبر نہ ملی۔ استاد اکبر نے تیسرے دن نواب سے رخصت چاہی، مگر نواب کو اپنا ہوش ہی کہاں تھا۔ اکبر کو اجازت مل گئی۔ اکبر کی بیوی اور بیٹی آخری بار نواب بیگم سے جا کر ملی، اور پھر جب وہ تینوں تانگی میں محل سے اپنے ساز و سامان کے ساتھ رخصت ہو رہے تھے تو شہریار دور کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ استاد معظم نے جاتے جاتے شہریار سے صرف اتنا کہا کہ وہ اس کی امانت کی آخری دم تک حفاظت کرے گا، لیکن اسے بھی قسم ہے کہ اب اس کا نیا پتہ جو وہ صرف شہریار کو بتا کر جا رہا ہے، اس کو خبر و موت تک کسی کو نہیں دے گا، کیونکہ اکبر نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اب اپنے آبائی گھر واپس نہیں جائے گا، بلکہ اس لڑکی کو اس کی منزل پر پہنچا کے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ گمنامی کی زندگی بسر کرنے کسی اور طرف نکل جائے گا، تاکہ اگر محل میں کبھی کسی کو اس بات کی خبر ہو بھی جائے کہ شہریار نے اکبر کی مدد سے مہرو کو محل پار کرایا تھا تو بھی کبھی اکبر اور اس کے خاندان تک نہ پہنچ سکے۔ شہریار کی کہانی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کی خاموش ہونے کے بعد اسے محل میں جانے کتنی کہانیاں جنم لینے والی تھی۔ نواب تو اپنے جگہ یوں ڈہ گیا کہ مجھے لگا اب کبھی اٹھ نہیں پائے گا۔ اس کا چہرہ سرخ اور سانس بھی بھری ہوئی تھی۔ شہریار باپ کی طرف پلٹا۔ میں جانتا ہوں میں آپ کا مجرم ہوں اور مجھے آپ کی دی ہر سزا قبول ہے، مگر میں نے وہی کیا جو میرے دل کو ٹھیک لگا۔ ایک باپ کے سامنے اس کا جوان سال بیٹا ملزم بن کر سر جھکائے کھڑا تھا، اور اس کا جرم بھی تو بہت بڑا تھا۔ جرم محبت کیا المیہ تھا کہ باپ اور بیٹا دونوں ہی محبت کر بیٹھے تھے، مگر ان میں سے ایک نے اپنی محبت کو عمر بھر کے لیے قید کیا تو دوسرے نے اسے نئی زندگی دے دی۔ نواب تیمور کی آنکھیں سرخ اور جسم غصے پشیمانی سے لرز رہا تھا۔ دفعتاً وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور ہم دونوں سے بنا نظریں ملائے تیز تیز قدم اٹھاتا ہال سے نکل گیا۔ تبھی مجھے دوسری جانب ہال سے منسلک کمرے اور ہال کی تقسیم کے لیے ڈالے گئے بڑے پردوں کے پیچھے کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی، اور مجھے ہمیشہ اپنے ارد گرد دو گورتی آنکھوں کا بید بھی مل گیا۔ وہ نواب کی بیوی تھی جو ہمہ وقت ایک بے چین فکر مند ماں کی حیثیت سے اپنے لاڈلے شہریار پر نظر رکھتی تھی۔ کاش وہ یہ پہرا اس وقت بھی دیتی جب شہریار نصف شب محل کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا رہتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے نواب بیگم اپنے شوہر کے دلجوئی کے لیے اس کے پیچھے لپکی ہے۔ شہریار اسی طرح افسردہ پشیمان سے بیٹھا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں کبھی ایک اچھا بیٹا ثابت نہیں ہو سکوں گا۔ میں نے ایک بار پھر ان کا دل دکھایا ہے، جانے اب وہ کبھی مجھے معاف کر پائیں گے یا نہیں۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو یہی کرتا، مگر تم نے جسے اس محل کی قید سے رہائی دلوائی تھی، وہ واپس اپنی جھونپڑی نہیں پہنچ پائی۔ میں اسی مہرو کی تلاش میں یہاں تک آیا تھا۔ شہریار پریشانی سے کھڑا ہو گیا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہرو اپنے گھر نہیں پہنچی تو پھر وہ کہاں گئی؟ استاد معظم نے تو مجھ سے یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ یہاں سے جاتے ہی سب سے پہلے مہرو کو اس کے ٹھکانے تک پہنچائیں گے۔ میں نے شہریار کو مہرو کے گھر سے لے کر اپنے یہاں تک آنے کی ساری رودات سنا دی۔ شہریار سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تو پھر وہ لوگ کہاں گئے؟ مجھے میرے استاد نے جو پتہ لکھوایا تھا وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ میں نے کئی بار اپنے طور پر معلوم کروایا، خط لکھے، تار بھیجے، تحفے تحائف دینے کے بہانے یہاں سے قاصد بھی روانہ کیے، مگر ہر بار وہاں سے یہی جواب آیا کہ اس
पते पर अब कोई नहीं रहता। या खुदाया, वो लोग कहाँ चले गए? कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। मैंने गहरी सांस ली। तुम अगर मुझ पर एतबार कर सकते हो तो अपने अतालिक का पता मुझे लिखवा दो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मेरा मकसद सिर्फ मेहरू को तलाश करके उसे उसके अपनों तक पहुंचाना है। और तुम अपने वालिदैन को राज़ी रखने की कोशिश करो। दुनिया में सिर्फ औलाद से नहीं, कभी कभार वालिदैन से भी गलतियाँ हो जाती हैं। औलाद का हुस्न सलूक इन्हें राह रास्त पर ला सकता है। इस वक्त इन दोनों को तुम्हारी ज़रूरत है। शहरयार ने एक कापी पेंसिल मंगवाई और इस पर कुछ लिखकर खामोशी से मेरी जेब में डाल दिया। एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई आपका पीछा करते हुए उस्ताद मुअज़्ज़म तक न पहुंच जाए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगा। उसी वक्त एक नौकर हड़बड़ाया हुआ अंदर आया। वो जनाब, आपके कमरे में जो मेहमान ठहरा हुआ है उसकी हालत कुछ ठीक नहीं। महल के डॉक्टर साहब को बुलवाया है मैनेजर साहब ने, वो आपको भी बुला रहा है। मैं और शहरयार तेजी से बाहर लपके। बख्त खान की हालत वाकई बहुत खराब थी। डॉक्टर ने थर्मामीटर देखा। इन्हें तेज बुखार है, शायद रात सर्दी लगी है, मुझे तो नमूनिया लगता है। बहरहाल मैं दवा तजवीज़ कर देता हूँ। बख्त खान ने नकाहत से आंखें खोली। तुम ठीक है ना अब्दुल्ला खाना? मैंने उसे थपकी दी। फिक्र मत करो, सब ठीक है। शाम को मैंने नवाब तैमूर से वापसी की इजाज़त चाही तो बेचैन सा हो गया। ऐसी क्या जल्दी है? अभी तो आपकी मेहमान नवाजी में नहीं कर पाया। आपके साथी की हालत भी तो ठीक नहीं। मेरा जाना ज़रूरी है। नवाब साहब और कमाल साहब भी तो परेशान होते होंगे। आप बराए मेहरबानी हमें उनके घर पहुंचा दें। नवाब खामोश हो गया और बादल नख्वास्ता अगली सुबह हमें महल की गाड़ी में कमाल साहब के बंगले पर पहुंचा दिया गया। कमाल साहब यूं गले मिले जैसे मेरे आने की उम्मीद ही खो बैठे हो। सच पूछो मियाँ, तो मैं वाकई डर गया था कि नवाब तैमूर जैसे आदमी से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। मफ़े ने बख्त खान को इनके हवाले किया। इसे बार बार वनूदगी के दौरे पड़ने लगे थे और बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नवाब के जिंदा खाने में गुजारी शदीद सर्द रातों की ठंड उसकी हड्डियों में उतर चुकी थी। मैं दिन रात उसकी तीमारदारी में उलझा रहा। कमाल साहब भी मेरे साथ मसरूफ़ रहे, मगर इन्होंने बख्त के बारे में कोई सवाल नहीं किया। आखिर 7वें दिन बख्त खान ने नकाहत मेरी आंखें खोली तो मैंने उसके हाथ थाम कर कहा, तुम्हें कुछ दिन यहाँ आराम करना होगा बख्त खान। वादा करो मेरे वापस आने तक यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। वो परेशानी से बोला, तुम किधर जा रहा है अब्दुल्ला खाना? मैंने उसे बताया कि मेरा मेहरू के पीछे जाना बहुत ज़रूरी है। शहरयार ने उस्ताद अकबर का जो पता दिया है, मुझे अब अगली कड़ी वहीं से मिल सकती है। बख्त खान मेरी कसम के आगे मजबूर होकर रह गया और मैं उसे कमाल साहब के हवाले करके रात के अंधेरे में नवाबपुर स्टेशन आ पहुंचा। यहाँ से मुझे 2 ट्रेनें बदल कर अकबर के शहर पहुंचना था। मैंने खुद को पूरी तरह छुपा रखा था और कमाल साहब के घर से निकलते वक्त भी पूरी एहतियात की थी कि कोई मुझे देख न ले। ट्रेन आ चुकी थी। मैं टिकट लेकर अपने डिब्बे की तरफ बढ़ा, मगर ठीक उसी वक्त पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी, हमसे मिलकर नहीं जाएंगे जनाब। मैं घबरा कर पलटा।